जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। तो जो क्लास 9th का 7 दिसंबर को जो साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है ना, उसके लिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ये मेरा पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है, सारा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और 2-3 वीडियो आएगा, ठीक है ना, क्लास 9th के साइंस का। सबसे पहला प्रश्न हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि जब कंपोस्ट को केंचुए द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी सीधा सीधी इतना लंबा लिखा है, एक वर्ड में मैं इस चीज़ बताना चाहूँगा, एक वर्ड तो नहीं, एक लाइन में बताना चाहूँगा। ठीक है, कि जो आपके पास केंचुआ और पेड़ पौधे के जो अपशिष्ट द्वारा उनका अपघटन से, फिर वो लोग के निरस्त्रीकरण से जो आपका चीज़ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये केंचुआ द्वारा विघटित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन उर्वरक में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो उर्वरक जो होता है जिसको हम लोग डीएपी यूरिया वगैरह बोलते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती करने की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक को कीटनाशकी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या तो फिर बिल्कुल ही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि खेती का एक ऐसा पद्धति, ठीक है, जिसका आपको नाम बताना है, जिसमें उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इन लोगों का उपयोग या तो बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर, या तो फिर एकदम ही नहीं होता है। तो उस प्रकार की जो कृषि करने की पद्धति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कार्बनिक खेती बोलते हैं। क्योंकि भाई साहब देखो, फसल उगाओगे तो आपको तो सीधा सीधी बोलो तो आपको तो कुछ तो देना पड़ेगा, चाहे आप उर्वरक मारो, चाहे कार्बनिक खाद वगैरह, गोबर वगैरह मारो, देना तो पड़ेगा। तो जिसमें उर्वरक वगैरह नहीं दिया जाएगा, जाहिर सी बात उसमें गोबर वगैरह दिया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ दिया जाएगा, इसलिए उसको कार्बनिक खेती बुलाता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए क्या क्या आवश्यक है? देखो कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे मिश्रित खेती, ठीक है, अंतर की बात करें तो फसलीकरण हो गया, साथ साथ फसल चक्र, ये तीनों ही प्रकार की चीज़ें जरूरी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। लिखा कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि देखो अलग अलग प्रकार का फसल एक ही खेत में साल में उगाया जाता है, तो इस प्रकार का जो खेती होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रकार के खेती को हम लोग मिश्रित फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र, क्योंकि यहाँ पे मिश्र हो चुका है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की खेती हम लोग करते हैं एक ही जमीन पर, तो वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संचित पद्धतियाँ भारत में पाई जाती है? देखो यहाँ में से संचित नहीं या सिंचाई लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई जो पद्धतियाँ है भारत में पाई जाती है? तो कौन सी सिंचाई की पद्धति भारत में पाई जाती है? सिंचाई मतलब होता है पानी पटाना, यूँ समझ लो, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए तो तालाब की मदद से, नहरों की मदद से, नदी तथा उठाऊ प्रणाली, इसकी भी मदद से ये सभी जो सिंचाई की पद्धतियाँ भारत में उपयोग की जाती है, यानी कि उपयोग सभी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पद्धतियों का उपयोग करके हम लोग सिंचाई करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ करते हैं, देखा जाए तो कुछ हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है कि वृहत पोषक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व का क्वेश्चंस कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से वृहत पोषक तत्व होते हैं और कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था। अब इसमें पूछा कि वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होता क्या है? तो देखो वृहत पोषक तत्व क्या होता है कि कुछ पोषक तत्वों की पौधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वृहत पोषक तत्व। यानी कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा होती, ज़्यादा चाहिए होती पौधों को। जैसे हम लोग मनुष्य शरीर की बात करें तो अगर हम लोग जल को एक तत्व जैसा पकड़े तो जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जल किस में आएगा? वृहत पोषक तत्व में आएगा, ठीक है। जैसे एक्चुअली देखा जाए तो जल तो पोषक तत्व होता नहीं, पर फिर भी समझ लो एक तरह से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही जो वृहत पोषक तत्व है इसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों का तीनों आता है, ठीक है। ये सबको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है पेड़ पौधा को, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है? जैसे इसका उल्टा, किसमें क्या होता है कि यह पोषक तत्व की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है पौधों को, यानी कम में भी चलेगा, ठीक है। जैसे कि हो गया आयरन, हो गया मैग्नीज, हो गया जिंक, हो गया, ये सभी क्या है? कम पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जिनकी आवश्यकता कम होती है। कम पोषक तत्व मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं इन लोगों को। चलिए मिट्टी की उर्वरता
को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। ऐसा भी लिख सकता था, खाद तथा उर्वरक की तुलना कीजिए, ठीक है। तो भी आप लोग को यही वाला लिखना जो अभी मैंने लिख कर लाया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले खाद की ओर देखो। खाद क्या, देखो खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। परिपूर्ण माने ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, जिससे क्या होता है, फसल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई चीज़ समझ लो कि जो क्या करता है, आपकी ज़िंदगी की सभी चीज़ पूर्ति कर देता हो, ठीक है। जैसे मम्मी पापा पकड़ लो, आपको सब कुछ इच्छा आपको पूरा कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपके पास खाद होता है ये सब कुछ मिट्टी को दे पाता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि फसल अच्छे से होता है। यही उर्वरक की बात करें तो उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता घटा देती है। यानी सतत मैंने अधिकतर अगर उसका उपयोग करोगे, बराबर लगातार उपयोग करोगे, तो क्या करेगा, मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है उसको घटा देता है, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो खाद में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। यानी कि अधिक अगर कार्बनिक पदार्थ अगर दोगे अगर खेत में, तो देखो वो क्या करते हैं, मिट्टी की जो संरचना बिगड़ी हुई है या फिर बोलो कि अगर कुछ खराब है तो उसको सुधार देता है। जबकि उर्वरक के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। देखो इससे क्या होता है समझो। अब आपने बोला कि सर अभी आपने बोला कि हम लोग उर्वरक का उपयोग करते तो मिट्टी बंजर हो जाता है, पर हम लोग उसका उपयोग करते ही क्यों अगर जल्दी बंजर हो जाता है तो एक्चुअली होता है क्या, देख लो खाद जो होता है ना, खाद बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और स्लो होता है, ठीक है। इसी कारण से अब हमारे क्या है कि देख लो आबादी बढ़ रही, जल्दी जल्दी हमको भोजन चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा हमको अनाज चाहिए होता है, तो उसकी जल्दी वो उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी उसको उत्पादन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, खाद बोरा उर्वरक का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जब उर्वरक का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमें भोजन मतलब जल्दी जल्दी हमें अनाज वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो फसल मान लो कि 3 महीना में तैयार होना चाहिए था, ये 1.5 महीना में तैयार कर देता है, यानी कि जल्दी हमें मिल जाता है। यही लालच के कारण क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक मारते हैं, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि उर्वरक लॉन्ग टर्म में जाके खराब करेगा। सो अभी मान लो 1 क्विंटल धान हो रहा है तो आगे चल के पता चला है कि आधो क्विंटल धान नहीं हो रहा है, समझे। तो ऐसा स्थिति होता है, ठीक है। तो उर्वरक का उपयोग क्यों करते समझ में आया ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि उर्वरक क्या करता है, फसल को जल्दी ग्रो करवा देता है। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ जल्दी मिलता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए जो चीज़ धीरे धीरे मिलता है उसका एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खाद के उपयोग के कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि खाद का उपयोग करोगे तो मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है, जल को सोखने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि उर्वरक का अधिक उपयोग से क्या करता है, मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुँचाता है। यानी कि इसकी देखो उर्वरता के साथ साथ ये भी बोलो कि उसकी जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो पूरा एकदम बेकार कर देता है, खराब कर देता है, मिट्टी एकदम बेकार कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आप देखो एक चीज़ और एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। देखो भंडारण माने यहाँ क्या होता है कि संचित करना। कोई भी जैसे कि बड़ा मात्रा मान लो कि आपका जैसे कि आप ही के घर में मान लो कि आप लोग जैसे हम लोग धान लगाते हैं, ठीक है, हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, तो हम लोग साल में क्या करते हैं, एक बार धान लगाते हैं, धान जैसे हो जाता है उसके उसको कटाई करके क्या करते हैं, एक ही दिन में खा जाते हैं, क्या नहीं वो पूरा साल भर चलता है, तो उसको हम लोग क्या करना है, स्टोर करके रखना पड़ता है। अब जब स्टोर करते हैं तो उसको कई सारी चीज़ें हमको मतलब अच्छे से रखना पड़ता है ताकि धान खराब ना हो, कई सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार से हम लोग तो वैसे अब नॉर्मल छोटा फैमिली का बात कर रहे हैं, कितना धान स्टोर करेंगे, 20 क्विंटल 30 क्विंटल 40 क्विंटल इस प्रकार से, ठीक है। पर जहाँ पे देखा जाए तो जहाँ पे पूरे देश के लिए भी बोले कि बहुत बड़ा बड़ा खेती होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धान मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे धानों को स्टोर करने के लिए वहाँ पे क्या उपयोग किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे किसी के जहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाएगा वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो वो जो आप लोग अनाज है या फिर बोलो कि जो भी आप लोग वहाँ पर स्टोर करो वो खराब कर देगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से कारक है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए 2 कारक उत्तरदायी, मुख्यतः 2 कारक उत्तरदायी, एक पहला होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। जैविक कारक में क्या होता है, जैसे कि कीट हो गया, अरे कीड़ा मकोड़ा फंगस हो गया, ये सभी चीजें क्या करती है जैविक कारक में आते हैं और ये सभी क्या करते हैं फसलों को खराब करते हैं। जैसे ना फसल भुआ गया या फसल में फंगस लग गया, ठीक है, तो इसमें कीड़ा लग गया, इसमें चूहा खा रहा है, ठीक है, तो ये सब होता है जैविक कारक, ठीक है, तो सबसे दूर रखना पड़ेगा। अच्छा अजैविक कारक में क्या होता है कि भंडारण के स्थान को उपयुक्त नमी तथा ताप का अभाव। अब देखो कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में है तो उसको रहने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, एक स्पेसिफिक वातावरण चाहिए। उसी प्रकार से धान को स्टोर करना आपको तो उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। अब उससे ज़्यादा होगा तो भी खराब है, कम होगा तो भी खराब है। नमी की बात करें, नमी मतलब समझ में आता है आपको, वायु में जो चिपचिपाहट होता है, पानी होता है, उसी को नमी कहा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा और कम पानी रहेगा तो कम खराब होगा। तो सबका अलग अलग आपका टेम्परेचर होता है। कोई ऐसा फसल होता है जिसको ज़्यादा नमी की जरूरत पड़ती है तो वो अलग अलग चीज़ें होती है। तो अधिक
तापमान का और नमी का जो एक्चुअली चाहिए होता है उसका अभाव हो जाता है। तो ऐसा होता है, तभी क्या होता है कि वो जो हमारा भंडार की होगा, जो अनाज होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो खराब हो जाएंगी। तो अजैविक कारक में समझ में आ गया, नमी और ताप आएगा, ठीक है। और जैविक कारक में ही कीट, कृतक, कवक हो गया, देखो यहाँ पे हो जाएगा चिचड़ी हो गया तथा जीवाणु हो गया, ये सभी चीज़ें आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पर हाँ, वैल्यू फॉर मनी कमेंट रहेगा तभी, फालतू कमेंट का हम लोग जवाब नहीं देते, ठीक है। तो भाई साहब, अगर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको कुछ भी नहीं लगता, पर हमें उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इसके बाद आपको और कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, 3-4 वीडियो और शायद आएगा क्लास 9 वाला, ठीक है। तो बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।